हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो, पीजीटी 2021 के जिस पेपर के आज हम मैथ्स के सॉल्यूशन करेंगे वो पेपर रहेगा पीजीटी हिंदी फीमेल। 4 जुलाई 2021 की ये शिफ्ट थी जिसकी टाइमिंग थी 9 से 12। बाकी ये कंप्लीट पीडीएफ जो आप देख रहे हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी देखो, हमेशा की तरह हम मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन है, यहाँ से मैथ्स स्टार्ट हो रहा है। अब बड़े ध्यान से आपको एक एक करके सवाल समझने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको एक बार ग्राफ दिखा रखा है और टोटल देखो यहाँ पर ना 5 देश है, ए बी सी डी और ई। तो इन पांचों देशों के एक तो आपको दिखा रखे है भाई आयात, आयात का मतलब होता है इम्पोर्ट, और दूसरा आपको दिखा रखा है ब्लू कलर से निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। अब सवाल क्या पूछा है समझते हैं। देखो, कहता है किस देश का व्यापार अधिशेष। देखो, व्यापार अधिशेष का मतलब क्या होता है बिल्कुल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैथमेटिकल टर्म्स में आपको यहाँ समझा दिया कि व्यापार अधिशेष का मतलब सर इतना होगा, निर्यात माइनस आयात। तो किस देश का निर्यात माइनस आयात बराबर होगा सभी देशों के औसत व्यापार अधिशेष, यानी कि सभी देशों के जो निर्यात माइनस आयात होगा ना, तो वो किसके बराबर होगा, मतलब कौन से देश के बराबर होगा। तो ऐसे में आपको करना क्या होगा। देखो, एक तो आप औसत निकालने जा रहे हो, तो औसत निकालने के लिए आप एक एक का मत देखो, व्यापार अधिशेष इकट्ठा निकाल लो। कहने का मतलब है आप पहले सभी देशों का ना निर्यात कैलकुलेट करो, मतलब इन नंबर्स को जोड़ो। तो जोड़ना शुरू करते हैं इनको। देखो, 3000 और 5500, आप समझ रहे हो 8500 होता है। अब 8500 में देखो इतना जोड़ना है, पहले आप इसका 700 ले लो। 8500 में 700 जोड़ते हो 9200, और 3000 उसमें और जोड़ोगे तो 12200 हो गया। उसी तरीके से 12200 में पहले 200 ले लेते हैं ऊपर का, 12400, और 2000 और जोड़ोगे तो 14400, और फिर से ये 3000 जोड़ोगे तो इसका मतलब है 17400 कुल मिलाकर रहा सभी का निर्यात। अब हमें जोड़ना है उसी तरीके से सबका आयात। तो देखो 3300 हुआ, उसके बाद 3600 हुआ, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आप समझ रहे हो 6900 होगा। आगे जोड़ते हैं। देखो, 3000 आप इसमें और जोड़ोगे तो आपको ये 9900 मिल गया, और 9900 में आप 2000 जोड़ोगे, मतलब 2000 और जोड़ दो तो ये 11900 हो गया, और ये वाला 2000 और जोड़ोगे ना तो 13900 होगा। अच्छा, व्यापार अधिशेष जो निकला तो वो दोनों को माइनस करने से निकलेगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 14 में से 9 गया 5, और 16 में से 13 गया यानी कि 3500। अब 3500 जो है देखो वो 5 देशों का है, मतलब ये जो व्यापार अधिशेष है ये 5 देशों का है, तो औसत कितना होगा 700। तो बस अभी आपको इतना देखना है कि भाई किस देश में ऐसा हो रहा है कि उसके निर्यात और आयात का अंतर 700 हो, और आपको देखो बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि देश सी इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है, कहता है दो संख्याओं के वर्गों का योग 5050 है, जबकि उन संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 9:11। तो करना क्या है आपको। देखो, एक नंबर को आप 9x मान लो और एक नंबर को 11x मान लो। तो हमें इन दोनों के वर्गों का योग 5050 दे रखा है। आप समझ रहे हो 9x का स्क्वायर 81x स्क्वायर होगा, 11x का स्क्वायर 121x स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू हमें गिवन है 5050 के। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे, देखो इनको जोड़ने से आपको भी नज़र आ रहा होगा 202x स्क्वायर बन रहे हैं, और x स्क्वायर के साथ जो 202 है वो नीचे आ जाएगा। तो 5050 बटे में 202। अब 101 का टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, 2 बारी काट पा रहे हैं, और ये 50 बारी, और 50 बटे 2 का मतलब 25। तो एक्स स्क्वायर अगर 25 है तो आप समझ रहे हो x की वैल्यू 5 होगी, और दोनों नंबर्स भी आपको पता चल गए। 9x का मतलब 9 गुना 5 यानी कि 45, और दूसरा नंबर 11x यानी 11 इंटू 5 55 बना। अब आगे इसने क्या बोला है कि संख्याओं के योग, देखो आप समझ पा रहे हो इनका योग 100 है। तो संख्याओं के योग और संख्याओं के अंतर के वर्ग, मतलब इनका अंतर 10 है, और लेकिन 10 का वर्ग आप करोगे स्क्वायर तो 100 बन जाएगा, और इनके बीच का अंतर निकालना है जो कि बन रहा है 0। तो 0 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। कहता है कि भाई दो वृत्त यानी कि दो सर्कल के क्षेत्रफल एरिया के बीच का अनुपात बताना है, जबकि उनकी परिधि 4:5 के अनुपात में है। अब देखो परिधि आप समझते हो 2πr। अगर मैं दोनों की आपको परिधि लिख के दिखाऊँ 2πr और दूसरे सर्कल की भी 2πr, तो आप समझ पा रहे हो 2π से 2π तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 4:5 ना रेडियस का स्क्वायर है त्रिज्याओं का, और क्षेत्रफल जैसे कि आप समझते हो πr² होता है। फिर से जब आप दोनों सर्कल्स के एरिया निकालोगे तो πr² से ही निकालोगे, लेकिन क्योंकि रेशियो में चाहिए तो पाई से पाई कैंसिल आउट। तो रेडियस का बस स्क्वायर करना है, और 4:5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आप समझ रहे हो 16/25। तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा ना वो 16:25 बनेगा। इसके बाद देखो आपको अगला क्वेश्चन नजर आ रहा है। कहता है एक दशक में, एक दशक का मतलब होता है 10 साल। तो 10 साल में एक विद्यालय की शिक्षा फीस मतलब जो फीस है वो 36,000 से बढ़कर 72,000 रुपये हो जाती है। तो प्रति वर्ष फीस में औसत वृद्धि क्या है। अब देखो 36,000 से 72,000 रुपये हो जाना, तो आप समझ रहे हो कि ये फ़ीस 36,000 बढ़ेगी, और 36,000 रुपये जो फ़ीस बढ़ी वो ओरिजिनली इस नंबर पे बढ़ी, मतलब 36,000 पर, और परसेंट के लिए 100। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि फ़ीस जो है ना भाई वो 100% बढ़ गई। अब ये 100% जो बढ़ी है ये दशक में यानी कि 10 वर्षों में बढ़ी है। तो औसतन हम कह सकते हैं हर वर्ष फ़ीस 10% से बढ़ती है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है, और कहता है कि ब्याज की सांकेतिक दर प्रति वर्ष 90% है। मतलब जो ब्याज की दर है वो 90% है, और आप समझते हो कि ब्याज की दर मतलब वार्षिक होती है, तो एक वर्ष में आपको इतना ब्याज देना है। लेकिन कहता है जब ब्याज दर हर महीने 4 महीने में चक्रवृद्धि होती है, कहने का मतलब है आप एक साल में ना जाके 4-4 महीने बाद जब ब्याज दोगे तो आप समझ रहे हो 30% से दोगे। भाई एक साल में जो 4 महीने होते हैं ना वो 3 बार ही आते हैं, तो 90% अगर आप एक साथ नहीं देना चाह रहे तो 30% आप 3 बारी में दे दो, हो गया एक साल कंप्लीट। लेकिन ऐसा करने से नुकसान क्या होगा कि जितनी बारी हम ब्याज देते हैं ना तो चक्रवृद्धि में क्या होता है उस ब्याज पर ही ब्याज लगता है, तो ये 90 से अब आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और यही हमसे पूछा है कि अब एक वर्ष में हमने कुल कितना प्रतिशत ब्याज दिया। तो या तो आप इसको कैलकुलेट करो x+y मेथड से, 2 बारी जाना पड़ेगा आपको, वरना आप रेशियो से एक ही बारी में ख़त्म कर सकते हो। 30% की बस आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, और वो फ्रैक्शन होती है देखो 30/100 या फिर 3/10। और 3/10 में ये जो 10 है ये प्रिंसिपल माना जाता है, और 3 रुपये ब्याज। तो इसका मतलब है कि हर साल 10 रुपये की राशि 13 रुपये हो जाएगी। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है हर साल सेम रेशियो बनता है, तो तीनों के तीनों वर्ष यही रेशियो बनेगा, इसलिए मैंने दोनों पे क्यूब लगा दिया। अब आप समझते हो कि 10 का क्यूब तो होता है 1000, और 13 का क्यूब होता है 2197। तो 1000 रुपये की राशि 2197 बन जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर जो हमें ब्याज देना होगा वो 1197 देना होगा। और किस पर देना होगा, प्रिंसिपल यानी कि 1000 पर, और परसेंट के लिए 100। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा और आंसर होगा 119.7 या 119.70। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ आपको एक टेबल दे रखी है और बता रखा है कि कंपनी 5 वर्षों में, मतलब कंपनी का ना हमें दर्शाया जा रहा है यहाँ पर विभिन्न विवरण, और विवरण का मतलब डिटेल्स होती है। कहता है कि दी गई समय अवधि में वितरण शुल्क, आपको नज़र आ रहा होगा वितरण, तो वितरण शुल्क के रूप में कुल बिक्री का कितना प्रतिशत भुगतान किया। और देखो कुल बिक्री आपको यहाँ नज़र आ रही है। तो करना क्या है कि पहले और 75 125 होता है। 125 में आप पहले 50 जोड़ लो, 175 होता है, एक और जोड़ोगे 176 हुआ। 176 में पहले 4 जोड़ लो, 180, और 60 जोड़ोगे तो 240 हुआ। और 240 में जब 92 आप जोड़ोगे 332 होता है। तो वितरण पर तो 332 खर्च हुआ, और ये कितना परसेंट है कुल बिक्री का। अब आपको कुल बिक्री जोड़नी होगी,
तो देखो 750 और 480, आप ये ऊपर का 50-80 छोड़ दो और मोटा मोटा गिनना शुरू करते हैं। 700 और 400 1100, 1100 और 900 2000, 2000 में 900 जोड़ोगे 2900 और उसमें 1100 जोड़ोगे 4000। अब 4000 20 और 80 और जोड़ोगे तो 4100 और 4100 में 50 और जोड़ोगे तो ये बन गया आपका 4150। तो इसका ये कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है। कैलकुलेट करते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, आप इसको 5 से काट सकते हो कितनी बारी, 5 अट्ठे 40 और 3, और 5 से नंबर कटेगा 2 बारी। फिर 83 से देखो ये नंबर पूरा कट जाएगा 4 बारी में, और 4 दूनी 8, यानी कि 8% है वितरण शुल्क किसका, बिक्री का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो मेंसुरेशन से कहते हैं एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करें यदि त्रिज्या और ऊंचाई 8:5 के अनुपात में है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे शंकु है तो शंकु में क्या होता है, इसको तो हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, त्रिज्या ऊंचाई, ये होती है हाइट यानी कि ऊंचाई, और ये होता है रेडियस, और यहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री। तो मैं इस ट्रायंगल को उठा लेता हूँ देखो, और इस ट्रायंगल में जैसे कि आप समझ पा रहे हो ये रेडियस है और रेडियस 8 के अनुपात में है, तो मैं 8x मान लेता हूँ। 15 यहाँ पर ऊंचाई है तो ऊंचाई में 15x मान लेता हूँ। अब बहुत से बच्चों को पता होगा जिन्होंने राइट एंगल पढ़ा है कि 8, 15, 17 ट्रिपल एट बनाते हैं, और नहीं भी पता तो आप पाइथागोरस के थ्रू इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि ये साइड ना आपको 17x मिलेगी, त्रिज्या ऊंचाई 17x। अब देखो कहता है कि भाई उनमें 14 सेंटीमीटर का अंतर है, किस किस में, त्रिज्या और ऊंचाई में। तो त्रिज्या और ऊंचाई में आपको 7x का अंतर नज़र आ रहा है, हालांकि ये हमें 14 दे रखा है, तो x की वैल्यू आपको 2 मिल रही है। तो त्रिज्या ऊंचाई हमसे पूछी जा रही है तो वो 17 गुना 2 होगी, यानी आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 34 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको नज़र आ रहा है, और पाइप और टंकी से ही क्वेश्चन है। कहता है पाइप ए पूल को 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप ए जो है वो पूल को 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। उसके बाद कहता है पाइप बी जो है पूल को 15 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी भी भरने वाला पाइप है और 10 घंटे में भर सकते हैं। अब तीनों का जैसे कि आपको पता है एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम 30 ही बन रहे हैं, तो 30 तो इस टंकी की क्षमता होगी, और ए क्योंकि निकालने वाला पाइप था पानी को तो उसकी क्षमता माइनस में होगी, -1। बी की क्षमता आप समझ पा रहे हो 2 होगी, और वो भी प्लस का, और इधर सी की क्षमता होगी प्लस का 3। अब आगे कहता है कि भाई यदि पाइपें केवल एक बार में ही काम कर सकते हैं, शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई एक पाइप ना एक बारी के लिए खोला जाएगा, फिर अगली बारी बी को, फिर सी को, इस तरीके से चलते चलेंगे। और देखो आगे बता भी रखा है, और उन्हें हर मिनट, हालांकि ये हर मिनट नहीं होना चाहिए, यहाँ घंटे होना चाहिए, क्योंकि टाइम भी देखो घंटे में दे रखा है, और मिनट में अगर होगा तो क्षमता बहुत छोटी बनेगी, तो यहाँ पर घंटे होना चाहिए। कहता है कि बी से सी और फिर सी से ए और फिर वापस ए में बदल दिया जाता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले ना बी को खोला जाता है, और फिर बी को बंद करके सी को खोला जाता है, और फिर सी को बंद करके ए खोला जाता है, और फिर ए से वापस बी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो साइकिल बनेगी वो 3 घंटे की बनेगी, जिसमें पहले घंटे काम होगा बी का, वो 2 भरेगा, फिर अगले घंटे काम होगा सी का, 3 पानी भरेगा, और तीसरे घंटे ए काम करेगा तो वो 1 पानी बाहर निकालेगा। तो यहाँ से हमें पता क्या चला कि हर 3 घंटे में जो यहाँ पर पानी भरेगा, 2 और 3 5 में से 1 गया 4 पानी भरेगा, और टोटल हमें पानी भरना है देखो 30। तो आप ये सोचो कि इस 4 को आप कितनी बारी मतलब रिपीट कर सकते हो ताकि आप 30 के नज़दीक पहुँच जाओ। तो आप समझ रहे हो कि 4 के टेबल में ना 28 एक नंबर होता है जो कि 7 टाइम्स में आता है। तो आप 7 बारी इस साइकिल को दोहराओ। 7 बारी का मतलब है कि 3 घंटे की 7 साइकिल, यानी कि 3 गुना 7, 21 घंटों में इस टंकी का जो हिस्सा भरेगा वो 28 भरेगा। और देखो जब भी हम साइकिल कंप्लीट करते हैं ना तो हमेशा फिर से वापसी हमें जो करानी होती है शुरुआत, वो उसी से करानी होती है जो शुरुआत करते हैं।
कहने का मतलब है बी की टर्न है और बी 1 घंटे में बचा हुआ 2 पानी भर सकता है क्योंकि उसकी क्षमता भी 2 ही है। तो 30 पानी भरने में देखो मेरे हिसाब से आंसर इसका होना चाहिए था 22 घंटे, बट इन्होंने 22 घंटे 30 मिनट दे रखा है। या तो इस सवाल का आंसर ही गलत दे रखा है या फिर कुछ अलग लैंग्वेज है शायद जो हमें समझ में नहीं आ पा रही। तो थोड़ा लैंग्वेज का भी इशू रहता है देखो DSSB में। बाकी आप इसको ट्राई करना, अगर हो जाता है अच्छी बात है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर है। पहले भी देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा है अभी PGT 2021 में ही, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप मान लो कि एक नंबर यहाँ पर A है और उसका 40% का मतलब समझते हो आप 2/5। अच्छा ये किसके बराबर है भाई? दूसरी संख्या यानी B के 1/6 के। अब यहाँ से ना इन दोनों संख्याओं का सिंपली अनुपात निकालना है। तो A के नीचे आप क्या करो, B को ले आओ और उधर 1/6 को रहने दो। बाकी ये जो 2/5 है ये पलट कर 5/2 हो जाएगा। और कैलकुलेट जब आप इसको करोगे तो आपको 5:12 आंसर मिलेगा दोनों संख्याओं का। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 टाइम एंड डिस्टेंस से है। कहता है एक घोड़ा पहाड़ पर चढ़ने की तुलना में 60% तेज़ी से नीचे उतरता है। 60% की फ्रैक्शन होती है देखो 3/5। अब तुलना हो रही है देखो पहाड़ पर चढ़ने की तुलना में, मतलब अगर चढ़ते टाइम घोड़े की स्पीड मैं 5 मान लूँ तो नीचे उतरते टाइम ना इतनी ज़्यादा होगी, 5 और 3 8 होगी। और ये स्पीड्स नहीं है, स्पीड्स का रेशियो है। इसके अलावा कहता है कि एक तरफा रास्ते की तय की जाने वाली दूरी 180 किलोमीटर है। कहने का मतलब है कि अगर घोड़े को चाहे नीचे उतरना हो चाहे ऊपर चढ़ना हो 180 किलोमीटर ही चलना होगा। और नीचे उतरने का देखो समय भी दे दिया 180 मिनट। तो नीचे जो घोड़ा उतरा है वो 180 किलोमीटर उतरा है और कितना टाइम लिया है उसने 3 घंटे, क्योंकि 180 मिनट में आप समझ रहे हो 3 घंटे होते हैं। तो नीचे उतरने की स्पीड हमें मिल गई 60, जबकि नीचे उतरने की स्पीड तो 8 यूनिट बता रही है। तो 8 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 60 है। आप 60 को जब 8 से डिवाइड करोगे ताकि आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाए तो आपको मिलेगा 7.5। तो इसका मतलब है कि अब जो ऊपर चढ़ने वाली स्पीड है ना वो भी 5 का 7.5 गुना होगी। और 5 गुना 7.5 आप समझ रहे हो 37.5 होता है। यही हमसे पूछा है, ये आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 टाइम एंड वर्क से है। कहता है कि संता 9 दिनों में कार्य का 50% भाग पूरा कर लेता है और शेष, आप समझ पा रहे हो, शेष भी देखो 50 ही बचेगा। कोई भी काम है भाई वो अपने आप में 100% है। 50% तो संता ने कर लिया। अब 50% किसने किया है? तो ये काम अकेले बंता ने किया है 15 दिनों में। और देखो कितना आसान सा सवाल पूछा है। पूछा है कि बंता अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो भाई जब वो आधा काम 50% काम 15 दिनों में कर सकते हैं तो पूरा काम करने में 15 का डबल लेगा। 30 सवाल का आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसी संख्या को 60, 72, 90 और 120 किसी से भी आप डिवाइड कर लो, लेकिन हर बारी शेषफल 12 बचेगा। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? आपको पता है क्या करना होता है कि इन सभी नंबर्स का ना LCM लेना होता है। और इन सब नंबर्स का LCM आप ऑरली भी ले सकते हो, नज़र आ रहा होगा आपको 360 है। करना क्या है आपको, सबसे बड़ा नंबर जो है ना उसका टेबल पढ़ो। जैसे आप टेबल पढ़ते चलोगे तो 120 के टेबल में 360 भी आता है और 360 इन सभी के टेबल्स में भी आता है। 360 यहाँ पर LCM होगा, मतलब इन सब की जगह 360 ने ले ली और 12 शेषफल भी बचाना है। तो 12 आप नंबर को फालतू लेके चलो। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर 372 हो सकता है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको नज़र आ रहा है, परसेंटेज से है, इलेक्शन से। 3 उम्मीदवार प्रतियोगिता के अंतिम चरण में पहुँचे और मतदान से विजेता का निर्णय किया जाना है। अच्छा उन्हें ना इतने वोट्स मिले देखो। अब कहता है कि जनसंख्या के 1/6 ने मतदान नहीं किया तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल संभावित मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। अब एक बार अगर आप इन सबको जोड़ते हो
जैसे कि 62,500 में 37,500 आप जोड़ोगे ना, पूरा 1 लाख बन जाएगा। और 1 लाख में 25,000 जोड़ोगे तो 1,25,000। तो 1,25,000 जो वोटिंग हुई है ना, वो टोटल वोटिंग लिस्ट का 5/6 हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि 1/6 ने तो मतदान नहीं दिया। तो फिर मतदान कितने लोगों ने दिया? 5/6। तो यहाँ से वोटिंग लिस्ट में कितने नाम हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई। 1,25,000 तो उधर रहने दो, और 5/6 इधर आकर 6/5 हो जाएगा। अब 5 आप समझ पा रहे हो, उसको 25,000 बारी काटेगा, और 25,000 गुना 6 यानी कि 1.5 लाख। तो टोटल यहाँ पर 1.5 लाख लोग मतलब वोटर्स थे। और उनमें से जो देखो, उन्हीं की तुलना में मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को कुल संभावित मत यही होंगे, मतलब इतने मत डाले जाने थे, और इनमें से जीतने वाले को कितना मिला है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 62,500 भाई मिल रहे हैं जीतने वाले को, और आउट ऑफ कितने में से? 1.5 लाख में से, और परसेंट के लिए 100। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो देखो आपको नज़र आ जाएगा कि 15 गुणा 4 कितना होता है? 60। अब बचा 2 और 5, तो 25 तो 15 से एक ही बार ही घट पाएगा 15, और 41 से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बस यही आंसर होगा। इसके बाद देखो आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है जब 120 को किसी संख्या के घन से गुणा किया जाता है तो उस संख्या के वर्ग का गुणनफल प्राप्त होता है, और संख्या के 2/5वें भाग के घन का 3 गुना देता है। संख्या ज्ञात करें। आप मान लो कि वो संख्या x है, और एक छोटी सी इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। इसने बोला कि 120 को किसी संख्या के घन से, संख्या x है और घन का मतलब क्यूब होता है यानी x क्यूब से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि एक तो इसी संख्या के वर्ग का गुणनफल मिलेगा, आप ऐसे लिख सकते हो, और इसके अलावा इसी संख्या के 2/5 मतलब x का 2/5 के घन का 3 गुना देता है। मतलब ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब देखो इसको आप कैलकुलेट कर लो। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक स्टेप और लिख ही लेते हैं। 120 इंटू एक्स क्यूब इक्वल्स टू, आप समझ रहे हो, देखो यहाँ x की पावर 4 बन जाएगी। अच्छा, 2x का क्यूब होता है 8x क्यूब, और नीचे बनेगा 5 का क्यूब जिसको हम बोलते हैं 125, और इंटू में 3। अब देखो एक तो x क्यूब से x क्यूब काट दो, इस 3 से इसे 40 बारी काट दो, और ये 8 इसे 5 बारी काटेगा। तो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो 125 गुना 5 बराबर x की पावर 4 होगी। अच्छा, 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3, और एक 5 यहाँ भी है, तो आप बोलोगे 5 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी 625 बनेगा, वो 5 की पावर 4 होती है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 5 मिल गई। तो 5 इस सवाल का आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपको नज़र आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। कहता है कि एक विक्रेता ने 10 रुपये में 60 कैंडी खरीदी, और 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 10 रुपये में कितनी कैंडी बेचनी चाहिए। अब ऐसा है, देखो उसने जो पैसा दिया है ना 10 रुपये ही दिए हैं, और कस्टमर से पैसा लिया वो भी 10 रुपये लिए हैं। तो मतलब उसको प्रॉफिट ज़रूर हुआ है, बट वो प्रॉफिट रुपए में नहीं हुआ, वो प्रॉफिट हुआ है उसको आर्टिकल्स में, मतलब कैंडीज़ में। तो 25% की देखो, एक तो आप फ्रैक्शन समझो 1/4 होती है, और 25% प्रॉफिट का मतलब जनरली हम समझते हैं कि भाई अगर हम कोई सामान 4 रुपये में ख़रीद कर लाए तो उस पर हमें 1 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस हमें 5 बनाना चाहिए। बट ये तो बात हो रही है देखो रुपीज़ में, कि 4 रुपये का सामान लेकर आओ और 5 रुपये में बेचो। लेकिन अगर मैं इसको पलट दूँ, इन्वर्स कर दूँ, तो अब थोड़ा सा मतलब बदल जाएगा। अब क्या होगा कि आप जितने रुपए में भी 5 वस्तु खरीद कर ला रहे हो, तो आप पैसा उतना ही ले लो, मतलब पैसे फालतू मत लो, लेकिन वस्तुएं 4 दो, और जो एक वस्तु बचेगी वो आपका प्रॉफिट होगा। और देखो वही चीज़ यहाँ पर आपको भी करनी है कि 5 नहीं है, एक तो टोटल कैंडी जो उसने खरीदी है 60 है, तो आप समझ पा रहे हो कि 5 का ये 12 गुना है,
तो आप यहाँ भी 12 गुना कर दोगे। तो इसका मतलब है जितनी कैंडी हमने खरीदी है 10 रुपये में, वो है 60 कैंडीज़, और इतने ही रुपए में, मतलब 10 रुपये में, आप रुपए में प्रॉफिट नहीं कमाओगे, प्राइस सेम रखोगे। तो 10 रुपये में आपको ना 48 वस्तुएं बेचनी चाहिए। और पूछा भी हमसे यही है, 10 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे। तो सवाल का आंसर रहेगा 48। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 नज़र आ रहा है, कहता है 50 संख्याओं का औसत 100 है। अब 50 संख्याओं में से अधिक कितनी संख्याएं 100 से ज़्यादा हो सकती है। अब देखो 50 संख्याओं का अगर औसत 100 है तो आप समझ रहे हो कि 50 गुना 100, यानी कि इनका योग 5000 बनना चाहिए। अब कहता है कि इनमें से कितनी संख्याओं को आप 100 से ज़्यादा ले सकते हो। तो देखो बस आप एक संख्या को छोड़ देना, बाकी आप 49 संख्याओं को 100 से ज़्यादा ले सकते हो। आप लेके देखो, मैं 101 लेके चलाता हूँ, मतलब सभी संख्याओं को 49 की 49 संख्याओं को मैं 101 मान रहा हूँ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4949 मिल जाएगा, और 5000 से जितना भी कम है तो हम उतना ही लास्ट नंबर को मान लेंगे। तो कहने का मतलब है ऐसा पॉसिबल है कि हम 50 में से 49 को, जो भी एवरेज होता है ना, उससे ज़्यादा लेकर चल सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको नज़र आ रहा है, और ये देखो थोड़ा सा ना मतलब फ्रीक्वेंसी पर है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर ना छात्रों की संख्या दिखा रखी है, और छात्रों की संख्या के अलावा जैसे 0 और 0 से ऊपर लाने वाले टोटल 500 बच्चे। तो आप बड़े ध्यान से समझना, 0 और ऊपर लाने वाले जो 500 बच्चे हैं ना, तो वो 500 ये सारे ही बच्चे हैं, ये आपको समझना है। अगर आप चाहते हो कि भाई 0 से 20 वाले बच्चे आप निकाल पाओ, कि जिन बच्चों के 0 से 20 है, तो वो कैसे निकलेगा कि टोटल 500 में से, अब देखो आगे का डाटा 420 है, और 420 20 से ऊपर वाले हैं, तो यानी कि 20 से नीचे वाले 80 बच्चे होंगे। सिर्फ आपको घटाते चलने हैं, मतलब इसको आपको फ्रीक्वेंसी बनाना है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 और 40 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो फिर से आप 420 में से 340 घटा दो, यानी कि 80। अब देखो आगे अगर हम चले, जैसे कि 40 से 60, तो 40 से 60 में भी आप क्या करोगे, 340 में से ना 180 घटा लोगे, आपको 160 मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको 60 और 80 चाहिए, तो आप क्या करोगे, 180 में से भाई 50 घटा लोगे, यानी 130। और बिल्कुल लास्ट में जो होंगे ना 80 से ऊपर वाले, तो वो बच्चे आपको मिलेंगे 50। और जब आप इन सब को जोड़ोगे तो आपको देखो 500 ही नज़र आएगा। 80 और 80 160, 240 80 और 80 160 और 160 320, 320 में आप 130 जोड़ोगे 450, और 50 500। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपने इसको फ्रीक्वेंसी में बदल दिया। अब क्या पूछा है इसने कि 40 से 60 देखो आपको नज़र आ रही है 160 बच्चे हैं, और 60 से 180 यानी कि 130 बच्चे। इन दोनों का रेशियो निकालना है, और रेशियो आपको नज़र आ रहा है, बस एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकती है। आंसर रहेगा 16:13। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपको नज़र आ रहा है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट से है। आपको देखो ये 15,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है, और 19,965 रुपये आपको दे रखा है अमाउंट, और ये पैसा ना 3 साल में बनता है, और ब्याज की दर आपको निकालनी है। कल भी जो हमने पेपर किया था, जो इंग्लिश का था, तो उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था, और मैंने आपको समझाया था कि जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट हो और रेट या टाइम में से कुछ निकालना हो, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा, उस प्रिंसिपल और अमाउंट को ना छोटा करते चलो। तब तक छोटा करो जब तक आपको वो नंबर्स किसी ना किसी नंबर के क्यूब नज़र ना आ जाए। 2 साल होता तो मैं स्क्वायर्स कहता, यहाँ 3 साल का टाइम है तो क्यूब होगा। तो मैं सीधा ना इसको देखो 15 से काट रहा हूँ कि 15 1 कम 15 और 3 0। जब आप यहाँ 15 से काटोगे तो 15 1 कम 15 और बचा 4 और 9, 15 3 45, 4 और 6 यानी 15 3 45 और 1 1331 मिल गया। और ये नंबर्स आपको याद होंगे, ये क्यूब रूट अब नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर क्यूब रूट होगा 10 और यहाँ होगा 11।
तो प्रिंसिपल और अमाउंट का हर वर्ष जो रेशियो बनता है वो 10 से 11 बनता है। तो 1 रुपये ब्याज मिल रहा है 10 पर, और परसेंट के लिए 100। तो ब्याज की दर यहाँ रहेगी 10%। 10% इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन नंबर 19 नज़र आ रहे हैं और कहता है कि एक वस्तु को लागत मूल्य पर 260% के लाभ पर बेचा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई सामान 100 रुपये में ख़रीदा तो प्रॉफिट आप कमाओगे 260, और 260 जब आप जोड़ोगे सीपी में तो सेलिंग प्राइस 360 बन जाएगा। अब कहता है विक्रय मूल्य को स्थिर रख के, मतलब ये तो अभी भी देखो 360 ही रहेगा, लागत में 80% की वृद्धि होती है। लागत मूल्य को आप 80% से बढ़ाओगे ना तो 180 हो जाएगा, और जब आप 180 वाला सामान 360 में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट 180 का ही होगा। तो हमसे इसने रेशियो पूछा है विक्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य का। तो लाभ देखो 180 है और विक्रय मूल्य 360 है, और इन दोनों का रेशियो आप समझ पा रहे हो 1:2 बनेगा। यही इसका आंसर है। इसके बाद देखो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 20, और कहता है कि भाई x 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर दौड़ता है। अब देखो ये डायरेक्शन आपको पता होगी, ये एक्चुअली क्वेश्चन रीजनिंग का लग रहा है मुझे, ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ होता है। तो दक्षिण यानी साउथ की ओर आप इसको चलाओगे देखो 15 किलोमीटर, ऐसे मैं चला लेता हूँ उसको 15, यहाँ लिख लेते हैं 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलाने के बाद फिर क्या करना है, इसको दाएं मुड़ाना है। अब आप समझो देखो कोई आदमी इस तरीके से आ रहे हैं तो उसका लेफ़्ट यही होगा, लेफ़्ट नहीं राइट, दाएं का मतलब राइट, तो राइट उसका देखो ये होगा। और यहाँ पर भी देखो थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। ये एक्चुअली डिस्टेंस ना 20 किलोमीटर था, मतलब 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद वो राइट हो जाता है, और राइट जैसे कि यहाँ होना है उसको, और राइट होने पे वो 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्या कहते हैं, वह फिर से दाएं मुड़ता है। अब जो आदमी देखो ऐसे चल रहा है तो उसका राइट ऊपर की ओर होगा, और वो चलता है देखो टोटल 40 का मतलब है कि वो यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ ही रहे हो 20 है, और इसका मतलब है इससे ऊपर भी उसने 20 ही चला होगा। अब पूछा है हमसे उसके मूल और वर्तमान स्थान, देखो मूल स्थान ये है और वर्तमान स्थान ये है, इन दोनों की न्यूनतम दूरी पूछी है। तो न्यूनतम निकलेगी यहाँ पर ना एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ये वाली साइड तो देखो आपको पता ही है 20 है, ये वाली साइड 15 होगी, क्योंकि ये साइड ना इसके पैरेलल है, दोनों इक्वल होगी। और ये हमें निकालना है, तो ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है, जो कि बराबर होता है इन दोनों के वर्गों के योग का। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 400 में जब आप 225 जोड़ोगे तो 625 क्या होगा, इस साइड का स्क्वायर, और अगर इस साइड का स्क्वायर 625 है तो 625 का अंडर रूट आप समझते हो 25 होता है। बाकी भाई जिन बच्चों को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता है तो यहाँ पर भी देखो 3 4 5 का ही ट्रिपल ऐड चल रहा था, बस इस ट्रिपल ऐड को ना आपको मल्टीप्लाई करना था 5 से। देखो 3 गुना 5 15, 4 गुना 5 20, तो 5 गुना 5 25 सवाल का आंसर होगा। तो यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है, बाकी बहुत जल्द मिलते हैं अगले पेपर के साथ, जब तक आप इसको कंप्लीट करो। थैंक यू।